हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5। यह अध्याय पूरा रैखिक समीकरण पर आधारित है। इस अध्याय में हम लोग रैखिक समीकरण की 3 विधि का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि और तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। तो चलिए अब आते हैं प्रश्न पे। हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है? हमारा पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब आप अच्छे से प्रश्न को समझिए। प्रश्न को बोल रहा था कि किसका एक अपरिमित रूप से अनेक हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका एक अद्वितीय हल है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो उससे पहले आपको इसकी स्थिति जाननी पड़ेगी कि अद्वितीय हल की स्थिति क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति क्या है और कोई हल नहीं है इसकी स्थिति क्या है। तो इससे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। अद्वितीय हल की स्थिति तभी होगी जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। मतलब a1 a2 b1b2 के बराबर नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति तभी होगी जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब तभी होगी जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। अब तीसरा बोल रहा है कोई हल नहीं है की स्थिति। तो कोई हल नहीं है की स्थिति तभी होगी जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब a1 a2 b1b2 के बराबर होगा लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं होगा। तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप बनाएं तो आपको समझने में आसानी हो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? तो चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न पे। हमारा प्रश्न पहला नंबर प्रश्न कर रहा है x-3/-3 बराबर 0, 3x-9/-2 बराबर 0। अब इसमें आपको पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का चयन करना पड़ेगा कि कौन a1 a2 है, कौन b1 b2 है। मतलब आपको खोजना पड़ेगा। तो आप लोग को पता होगा कि रैखिक समीकरण में ए पहला होता है, पहला पद ए होता है, दूसरा पद बी होता है और तीसरा पद सी होता है, जो कि अचर पद होता है। तो a1 हमेशा गुणनांक होता है और a1 a2 b2 जो भी ये सब है सभी एक अचर संख्या, अचर ही रहता है, एक संख्या के रूप में रहता है। तो a1 तो पहला है a, तो इसका a1 क्या होगा? तो a1 इसका गुणनांक होगा। तो x का गुणनांक क्या है? 1। तो a1 बराबर हम लोग लिख देते हैं a1 बराबर 1। अब आते हैं b1 में। अब b1 में देखिए पहला समीकरण में ही, क्योंकि a1 b1 c1 हम लोग पहचानने के लेते हैं, और क्योंकि पहला समीकरण को हम लोग पहला समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें a1 b1 c1 है। और दूसरा समीकरण अगर हम लोग a b c अगर बोलेंगे, अगर रखेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि कौन पहला समीकरण का है और कौन दूसरा समीकरण का। इसलिए हम लोग a1 और a2 इस प्रकार लगा देते हैं उसमें, ताकि समझने में आसानी हो। तो पहला समीकरण में a1 हम लोगों ने 1 रखा। b1 तो b ए है, इसका गुणांक है -3। तो माइनस हमने पहले भी कहा है कि a1 b1 c1 c2 ये सब जो भी है ये सब सभी एक अचर होता है, एक संख्या के रूप में होता है। तो b1 का गुणांक क्या है? -3। तो -3 हो गया हमारा b1। अब c1 क्या हो गया? तो c1 तो -3 है ही, क्योंकि c पद ही ये c, इसका नाम ही c है, तो ये तो संख्या के रूप में है ही। तो c1 हो गया -3। अब आते हैं a2। तो दूसरा समीकरण में आप लोग देखेंगे कि x का गुणनांक 3 है, तो ये हो गया हमारा a2 हो गया हमारा 3। अब आते हैं b2 पे। तो b2 हम लोग देखेंगे दूसरे में -9 है, y का गुणनांक -9 है, ये हो गया हमारा b2। तो b2 हो गया हमारा -9 और c2 हो गया हमारा क्या? c2 हो गया हमारा -2। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कीजिए। अब आप लोग को लगा कि ये तो निकाल दें, अब क्या करें? तो अब हमको इसको उस स्थिति, हमने जो स्थिति आपको दी थी कि अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति क्या है, कोई हल नहीं की स्थिति है, उस स्थिति के रूप में हमको इसको लिखना पड़ेगा। तभी पता चलेगा कि कौन किसका मतलब स्थिति कैसा है, कौन अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति में है और कौन अद्वितीय हल की स्थिति में है। तो हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। a1/a2। अब हम लोग देखें a1 का मान कितना है? 1, तो 1 लिख दिए। बाई a2 का मान कितना है? 3, तो 3 लिख दिए। इसको ऐसे लाइन पार देते हैं ताकि समझने में और भी आसानी हो। b1/b2, b1 का मान कितना है? -3, तो -3 लिख दिए।
बाई B2 का मान कितना है -9, तो -9 लिख दिए। माइनस से माइनस कट गया और 3 से 3 बार में 9 कट गया। इसको हम लोग फाइनली 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। अब आते हैं C1/C2 -3 बाई -2। तो C1 का, क्योंकि C1 का यहाँ पे देखिए C1 बराबर -3 है और C2 बराबर -2 है, तो हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया और माइनस से माइनस कट गया तो 3/2 बच गया। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि A1/A2 बराबर 1/3 और B1/B2 बाई 1/3 दोनों तो बराबर हो गया 1/3 1/3। तो जब दोनों बराबर होगा तभी हम तीसरे पद को देखेंगे। अगर इधर ही बराबर नहीं हुआ, बात का मतलब A1/A2 1/3 आया और B1/B2 1/4 आ गया, मतलब एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि 1/4 आ गया, तो यही दोनों बराबर नहीं रहा तो तीसरा उतारने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों बराबर है तब तीसरा उतारेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हैं कि A1/A2 1/3 है और B1/B2 भी 1/3 है, परंतु C1/C2 3/2 है। तो यानी C1/C2 बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति किसकी थी, जल्दी याद कीजिए, ऐसी स्थिति किसकी थी? हम लोगों ने आपको बताया कि ऐसी स्थिति कोई हल नहीं की स्थिति है। तो इसको बस हम लोग लिख देंगे, चूकी करके हम लोग लिख देंगे ऐसे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं कि A1/A2 1/3 है तो B1/B2 भी 1/3 है, इसलिए इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि C1/C2 3/2 है, ये सब 1/3 1/3 है, तो नॉट इक्वल टू। तो ऐसी स्थिति हमने किसकी बताई थी? ऐसी स्थिति हमने कोई हल नहीं है की स्थिति बताई थी, इसलिए हम लोग लिख देंगे अतः कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है। अब बहुत से बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि क्वेश्चन तो कुछ और बोल रहा था और ये बना दिए कुछ और। क्वेश्चन बोल रहा था क्या कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, लेकिन ये तो अद्वितीय हल की स्थिति में नहीं है, ये तो कोई हल नहीं है की स्थिति में है, तो इसे हम लोग क्यों वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे?